हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से प्रेजेंट हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ, वो भी एडमिशन चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 6 मार्क्स में। और देखो इस बार क्वेश्चन में यूनिक क्या है, इस बार क्वेश्चन में यह है कि बच्चों को पसीने, बच्चों की हालत खराब हो जाती है अगर क्वेश्चन आ जाता है रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट तो नॉर्मली हम सीखते चले जाते हैं, फ्लो में बन जाता है। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है प्रिपेयर या पास जर्नल एंट्रीज एंड देन नेसेसरी लेजर अकाउंट, यहां पे हो जाती है गड़बड़। गड़बड़ इसलिए हो जाती है बच्चों क्योंकि जर्नल एंट्री पे हमारा फोकस बिल्कुल जाता नहीं है, हम सिर्फ अकाउंट 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 बनाने पे फोकस रखते हैं। तो इसलिए मैं स्पेशल आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं कि अगर एग्जाम में जर्नल एंट्री बनाने को आ जाए तो आप किस तरीके से 6 मार्क्स ले सकते हैं पूरे के पूरे। पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन को बिना टाइम खराब किए। एक्स और वाई दो पार्टनर, दोनों का रेशियो की बना है, उसके बाद उनकी बैलेंस शीट है। बच्चों अगर आप देख पा रहे हो तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ है। आप बताओ क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन ही नहीं, किसी भी टाइप का रिजर्व हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर वो ओल्ड है तो उसको ओल्ड रेशियो में बांटकर खत्म कर दिया जाता है। देखो इधर लॉस लिखा हुआ है, एसेट साइड में P&L, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी सब नॉर्मल है। जेड बिजनेस में है 1/8 शेयर के लिए, ओके आ जाओ, वेलकम। इसके बाद लिखा है जेड ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल और 12,000 फॉर गुडविल। अब आपको मैंने सिखाया हुआ है अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो पहले आप इस गुडविल को वैल्यूड गुडविल में कन्वर्ट करेंगे, तो सो सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। और अगर आप वैल्यूड गुडविल ना करके प्रीमियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके फंस जाओगे। आप इसमें नहीं फंसोगे, दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में जहां वैल्यूड गुडविल आ जाएगी वहां फंस जाओगे। इससे अच्छा है वैल्यूड गुडविल कैलकुलेट कर लो, ऑलरेडी करके दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में भी कर किया हुआ है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराई है बच्चों। आप जाना प्लेलिस्ट में, एडमिशन चैप्टर जो एडमिशन से रिलेटेड प्लेलिस्ट है उसमें जाके सारी वीडियो देख डालो और उसको एक बार कंप्लीट कर दिया तो टेंशन फ्री घूमना, आराम मजे करना, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ना, क्योंकि एडमिशन की टेंशन खत्म हो जाएगी। और वैसे ही पूरी अकाउंट की टेंशन मैं खत्म कर दूंगा आपकी धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा, बुक्स में जाना है, हमारी वीडियोस पे जाना है, उसके बाद आपको देखना है, बुक को पढ़ना है, बात खत्म। फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस और कुछ रिवॉल्यूशंस भी, और देखना जेड एक्वायर ही शेयर फ्रॉम एक्स, जेड जितना भी शेयर ले रहा है वो सारा का सारा एक्स से ले रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी हो गया, अब तो और भी आसान हो गया क्वेश्चन। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को पॉइंट लगाओ क्योंकि एडजस्टमेंट है, क्योंकि हम तीनों चीजें साथ साथ बनाते हैं, है ना। और जर्नल एंट्री है तो जर्नल एंट्री का भी फॉर्मेट बना लेंगे, धीरे धीरे सारी चीजों को करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड, तो स्टॉक को पॉइंट लगा दो। क्रेडिटर आर टू बी पेड 1,000 मोर, तो क्रेडिटर को पॉइंट लगा दो। फिक्स्ड एसेट आर टू बी रिवैल्यूड 70,000, फिक्स्ड एसेट के नाम पे हमारे पास फिक्स्ड एसेट सीधी सीधी लिखी हुई है तो ये रिवैल्यूड हो जाएंगी। तो इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, तो जब हम इनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इनके लिए हमें एक एक लाइनें छोड़कर चलना है, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन की प्रैक्टिस में भी करते आए। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को कैरी करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बन गया। क्वेश्चन ने बोला है लेजर भी बना लो, नेसेसरी तो एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि जर्नल एंट्री बन रही है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तो हमने कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बनाया हुआ है। ये बैलेंस शीट हो गई, ये कैपिटल अकाउंट हो गई, जर्नल एंट्री हो गई। अब जैसे जैसे क्वेश्चन हमें चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा वैसे वैसे उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है क्रेडिटर 15,000, देखो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है तो हम लाइबिलिटी साइड जाएंगे और लिख देंगे क्रेडिटर 15,000, क्योंकि हमारे पास एडजस्टमेंट है तो आप एडजस्टमेंट की वजह से इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर इसकी जर्नल एंट्री, तो बच्चे क्रेडिटर को बैलेंस शीट में लिखने की कोई एंट्री पास नहीं करनी होती, तो हम इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 10,000, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, आप लाइबिलिटी साइड आएंगे और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिखेंगे, जिसको मैं शॉर्ट में ईपीएफ लिख रहा हूं। और ईपीएफ के से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट है तो इसलिए उसे इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। इसको भी जर्नल एंट्री की फॉर्म में नहीं लिखना क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री नहीं बनानी, ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं होती। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये रिजर्व है, रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इसकी एंट्री भी बनेगी और इसको ट्रांसफर करके भी दिखाएंगे। जरा देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री क्या बनेगी। एंट्री नंबर फर्स्ट, जितने भी रिजर्व्स होते हैं उनका नेचर क्रेडिट का होता है, ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है कि किस तरीके से रिजर्व्स का ट्रीटमेंट होता है, आप चेंज इन पीएसआर वाली वीडियो पे जाके देख लो। ओल्ड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, ओल्ड रिजर्व्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। रिजर्व का नेचर क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए, खत्म करने के लिए डेबिट, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट कर दिया और पार्टनर्स के बीच में क्रेडिट कर देते हैं। तो क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई दो ही पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर क्योंकि ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए जी,
बांट दीजिए ओल्ड रेशियो में, 5:3 में बांट दो 5800 को, बताओ जरा कितना कितना आएगा। बहुत बढ़िया, तो एक का अमाउंट आएगा 3625 और एक का अमाउंट आ जाएगा 2175। देखो बच्चों, अगर ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो क्योंकि हमने तो कैपिटल अकाउंट भी बनाया हुआ है ना, तो हम कैपिटल अकाउंट में भी जाते हैं और एक लाइन छोड़ देते हैं ऊपर की और लिख देते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और अमाउंट डाल देते हैं, एक को 3625 और दूसरे का 2175। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन ओल्ड रेशियो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जर्नल एंट्री भी हो गई, अकाउंट में भी ट्रांसफर हो गया, ये कंप्लीट हुआ। एक्स और वाई की कैपिटल लिखी हुई है 70 और 31। कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाता है। जो लाइन हमने छोड़ी थी उसका यूज कर लेंगे, बैलेंस बीडी 70,000 और 31,000, ये हमने कैपिटल का बैलेंस लिख दिया, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस बीडी के नाम से। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो लाइबिलिटी साइड में ऑलरेडी हम सारा काम कंप्लीट कर चुके हैं, लाइबिलिटी साइड हमने पूरी कवर कर ली। एसेट साइड आते हैं। एसेट साइड में कैश एट बैंक लिखा हुआ है 5,000, तो ये एसेट है, तो एसेट साइड जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है, जो भी बैंक बैलेंस होता है उसको आउटर कॉलम में ना लिख के ब्रैकेट में लिख सकते हो आप। और हमारे पास बैंक का कॉलम 5,000 है तो आप 5,000 रुपीज रिकॉर्ड कर लो इनर कॉलम में और इसके सामने प्लस का साइन लगा दो। अब और जो पैसा आएगा यहीं पर प्लस करते हुए चलेंगे, तो एक लाइन छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास लिखा है डेटर, इसके ऊपर प्रोविजन भी बना हुआ है। मैंने कहा इस प्रोविजन से आपको अभी कोई लेना देना नहीं है, पूरी एडजस्टमेंट हो जाती है, उसके बाद चेक करते हैं। तो फिलहाल डेटर 20 है, तो आप डेटर लिखेंगे 20,000 और एक लाइन छोड़ देंगे सन्ड्री डेटर्स और वैल्यू लिखेंगे 20,000 इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है स्टॉक और फिक्स्ड एसेट दोनों से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, स्टॉक 25 और फिक्स्ड एसेट 80। स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट है 25,000 25,000 इनर कॉलम में। उसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स इनसे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में 80,000 एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिखा हुआ है, क्योंकि ये एसेट साइड लिखा हुआ है तो ये लॉस है, और जितने भी लॉस होते हैं ओल्ड लॉस या मतलब एक्यूमुलेटेड लॉस प्रॉफिट, ये सब पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अगर आप 2400 को 5:3 में बांटोगे तो ये आ जाएगा 1500 और 900, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में? 5:3 में 2400। तो जरा बांट लो बच्चों। और लॉस होता है तो किधर की तरफ रिकॉर्ड होता है? कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। तो आई कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2400 को आपने 5:3 में बांटा तो 1500 और 900। बच्चों इसकी एंट्री भी बना लेनी चाहिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की तो एंट्री बन सकती है। चलो जी, तो सेकंड एंट्री बनाते हैं। लॉस बढ़ता है तो पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट हो जाते हैं, तो एक्स और वाई की कैपिटल को डेबिट कर लो। क्योंकि ये लॉस है, लॉस का नेचर डेबिट का बढ़ जाता है तो क्रेडिट साइड लिखा जाता है, तो इसलिए क्रेडिट में लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नरेशन लिख दो बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत बढ़िया, शानदार। अमाउंट कितना कितना आया था? एक का 1500, एक का 900 और टोटल 2400। तो अभी तक हमारे पास दो एंट्रीज आई थी, हमने दोनों एंट्री पास की। उसके अलावा एंट्रीज के अलावा जो भी इसका इंपैक्ट था जो कैपिटल अकाउंट में जाना था वो हमने ट्रांसफर कर दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब अगर जेड सारा का सारा एक्स से एक्वायर करेगा तो इसकी कैलकुलेशन आपको इधर करके दिखाता हूं मैं। एक्स वाई और जेड तीनों का नाम लिखो। एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो कितना था? 5/8, 3/8। जेड पहले पार्टनर ही नहीं था, लेकिन जेड जैसे ही आता है कहता है मुझे 1/8 शेयर चाहिए और मुझे सारा एक्स से दिलवा दो। तो अगर वो एक्स से मांगेगा तो एक्स के शेयर में से माइनस होकर 4/8 रह जाएगा और जेड के पास 1/8 पहुंच जाएगा। वाई के शेयर को हमें हाथ नहीं लगाना, तो इसका मतलब रेशियो हो गया 4:3:1। तो न्यू रेशियो भी आ गया हमारे पास। कितना? 4:3:1। तो ध्यान रखेंगे अगर आगे चल के हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें याद रखना है कि 4:3:1 इनका न्यू रेशियो है। क्वेश्चन में कहते हैं जेड 20,000 कैपिटल लाया। बच्चों क्या कैपिटल लाया तो क्या कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए? 20,000 20 लाया, 30,000 20,000 रुपीज लाया, तो 20,000 रुपीज कैपिटल लिख दी। और रीजन क्या लिखा जाएगा? कैश। क्योंकि ये पैसा कैश में आ गया तो जो हमारा कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो 20,000 रुपीज यहां प्लस कर दो क्योंकि कैश आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फिर लिखा हुआ है, अच्छा इसकी एंट्री कंबाइंड एंट्री बनाऊंगा अभी क्योंकि कैपिटल भी ला रहा है प्रीमियम भी ला रहा है, तो दोनों की कंबाइंड एंट्री बना के दिखाऊंगा। एक मिनट रुक जाओ बस। गुडविल कितनी है? 12,000। तो पहले हमने सिखाया है आपको गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बच्चों। गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए वर्किंग नोट बनता है।
सबसे पहले आप वैल्यूड गुडविल निकालो, नए पार्टनर की गुडविल मल्टीप्लाई बाई उसी के शेयर का रेसिप्रोकल, ये आ गई वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, पहले पार्टनर्स के नाम लिख दो, इस गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांट दो और फिर इसी गुडविल को न्यू रेशियो में बांट दो। चलिए जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 60,000 36,000, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 48,000, इसके अलावा 36,000 और 12,000। ओल्ड माइनस न्यू करके देखो, 60 माइनस 48, 12,000 पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर आता है तो सैक्रिफाइस, ये कैंसिल हो गया और ये नेगेटिव 12,000 मतलब गेन। क्योंकि ये पार्टनर गुडविल ले आया तो हमें इसको डेबिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने जब आपको गुडविल स्पेशली पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया है वहां पे हमने ये भी बताया कि अगर गुडविल नहीं लाता तो किस तरीके से गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया जाता है उसके करंट अकाउंट के साथ। यहाँ तो ये पैसा लेकर आया 12,000 रुपीज। चलिए जिसकी पोस्टिंग करते हैं, एक तो कैश में आएगा अमाउंट तो 12,000 या ऐड कर लेते हैं। उसके अलावा यहां पे भी आपको लिखना होगा प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ जाता है, क्योंकि सारा का सारा उसने एक्स से ही टेक ओवर किया था तो सैक्रिफाइस भी एक्स नहीं किया था तो पैसा भी सारा किसको मिलेगा, एक्स को ही मिलेगा 12,000 प्रीमियम का। अब बनाते हैं इसकी एंट्री। देखो थर्ड एंट्री, कैश बैंक में पैसा आता है क्योंकि इस बार बैंक बैलेंस है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एक तो प्रीमियम लाया और साथ में जेड अपनी कैपिटल भी लाया तो जेड कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनती है। नरेशन लिखी जाती है बीइंग अमाउंट ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर। टोटल 32,000 रुपीज आए, 12,000 प्रीमियम के लाया और 20,000 रुपए किस चीज के लाया, गुडविल के। अब आप बताओ क्या प्रीमियम को बांटने की भी एंट्री होती है ना, चलो एंट्री बनाओ, एंट्री नंबर 4 प्रीमियम को बांटने की। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और सैक्रिफाइस सिर्फ कौन कर रहा है, एक्स, तो सिर्फ एक्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। नरेशन बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड, और कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, 12,000 रुपीज। ओके आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हो गया 5,000 से। बच्चों अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हो गया तो क्या ये मेरा लॉस हो गया? अच्छा फॉर्मेट में को आगे बढ़ाते हैं। अगर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हो गया तो मेरा लॉस हो गया, 5,000 से इंक्रीज हो गया तो ऐड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हो गया तो हमारा मतलब एडिशनल फंड, और फंड बनाना पड़ा हमें 5,000 का, तो हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना हो गया, 15। क्योंकि हमारा लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाता, तो हम जर्नल एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही नाम यूज कर लेंगे। एंट्री नंबर 5 रिवैल्यूएशन लॉस होता है, लॉस डेबिट मतलब अगर हमारा लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है तो हमारा लॉस को डेबिट साइड लिखा जाता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी डेबिट टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5,000। नरेशन बीइंग ईपीएफ इंक्रीज, ईपीएफ हमारा इंक्रीज हो गया। चलो कम करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा और अच्छा लगेगा। ओके एलएफ का कॉलम जैसे कि खाली रहता है हमेशा, और अमाउंट का कॉलम तो बनता ही बनता है। चलिए जी, तो हमने ईपीएफ को सभी जगह डाल दिया, रिवैल्यूएशन में भी डाल दिया, और हमारी लाइबिलिटी साइड इंक्रीज होता है इससे बैलेंस, हमने उसको इंक्रीज भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ऑल डेटर्स आर गुड, कहते हैं सारे के सारे डेटर बढ़िया हैं। ये जो 600 रुपए का प्रोविजन बना हुआ था इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई डेटर आपके पैसे नहीं मारने वाला, तो क्या ये आपका प्रॉफिट हो गया? अगर प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर की तरफ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड, तो जर्नल एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि प्रॉफिट का नाम था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। 600 का प्रॉफिट हुआ। चलो जी बैलेंस शीट में चलते हैं। हमने कहा बैलेंस शीट में हमने डेटर कितने के लिए हुए थे, 20,000 के इनर कॉलम में। जैसे ही हमको पता चलता है कि इसके ऊपर कोई प्रोविजन नहीं बनेगा तो हम एज इट इज डेटर आउटर कॉलम में डाल देते हैं, कोई माइनस नहीं करना, इसमें से कोई प्रोविजन नहीं बनाना। अब आप कहोगे सर अंदर भी लिखा है बाहर भी लिखा है, तो एग्जामिनर तो पढ़ा लिखा है वो तो कंफ्यूज होगा नहीं, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको काट देना,
उसको तो पता है, पहले आपने 20 लिखा था एडजस्टमेंट करने के लिए, फिर आपको पता चला सारे डेटर अच्छे हैं तो आपने आउटर कॉलम में बैलेंस लिख दिया है। वो तो लास्ट वाले अमाउंट को चेक करता है। तो आप कट भी कर सकते हो या इसको ऐसे भी लिखा छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री भी बन गई अकाउंट में, हमने पहले बैलेंस शीट में हमने एसेट साइड इसको बाहर भी लिख दिया, इसका मतलब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है स्टॉक में इंक्लूड थे 3000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम। वो ऐसा आइटम जो अब यूजलेस हो चुका है, खराब हो चुका है, अब उसकी आगे कोई नीड नहीं है, हम उसको निकाल देंगे बिजनेस से, और वो सेल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेल होके कुछ अमाउंट रिकवर हो रहा होता तो लिखा होता, तो इसका मतलब उसकी कोई रेसिड्यूल वैल्यू भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारा स्टॉक 3000 से कम हो गया, मतलब हमारा लॉस हो गया। और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बच्चों नरेशन लिख लेना इसकी, है ना, यहाँ नरेशन आएगी। लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन में लॉस डेबिट साइड लिखा जाता है, तो जर्नल एंट्री में भी रिवैल्यूएशन डेबिट। और ये लॉस किस वजह से हुआ? स्टॉक की वजह से। तो स्टॉक 3000 रुपीज बीइंग स्टॉक रिड्यूस, स्टॉक आपका रिड्यूस हो गया। क्योंकि स्टॉक आपका रिड्यूस हो गया तो आपको स्टॉक में से 3000 रुपीज कम करने पड़ेंगे, लेस 3000 ऑब्सोलेट आइटम है, तो आप यहां डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, अमाउंट 22,000। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। तो जब भी बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको 8 से 10 मिनट में ही करना है, इससे ज्यादा टाइम मत लेना। क्रेडिटर में देखो बच्चों, क्रेडिटर को 1000 रुपए ज्यादा पे करने पड़ेंगे, तो इसका मतलब अगर ज्यादा पे करने पड़ेंगे तो क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, और क्रेडिटर इंक्रीज होंगे तो हमारा लॉस, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है बिना वजह। 1000 फालतू देने हैं, बस किसी से सूचना मिल गई कि फालतू पे करने पड़ेंगे क्रेडिटर को, तो मैंने कहा लॉस तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखा जाएगा फिर से। तो जर्नल एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग क्रेडिटर पेड मोर, बस इतना लिख देना, काम चल जाएगा 1000 रुपीज से। अगर क्रेडिटर ज्यादा पे करने पड़ेंगे तो हमारे पास क्रेडिटर लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे 1000, इसमें ऐड कर दो 1000 15,000 में, तो ये हो जाएंगे 16। ऐड एडिशनल क्रेडिटर, और क्रेडिटर आ गए 1000 रुपए से, लॉस हुआ, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। फिक्स्ड एसेट रिवैल्यूड होके 70 हो गई। अब बताओ 80,000 की चीज 70,000 रुपए की हो रही है, कहते हैं फिक्स्ड एसेट 70 हो गई, इसका मतलब ये भी कम हो गई 10,000 रुपए से। क्या ये आपका लॉस है? अगर आपका लॉस है तो क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाना चाहिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और इस बार ये लॉस हुआ फिक्स्ड एसेट की वजह से। बच्चों प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट। अब की बार लॉस 10,000 रुपए का हुआ। नरेशन बीइंग फिक्स्ड एसेट रिड्यूस या डेप्रिशिएट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट को फिर बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि अब लास्ट में हमें थोड़ी सी जरूरत और पड़ने वाली है इसकी। अब अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में जितने भी आइटम्स थे, एडजस्टमेंट थी, इंफॉर्मेशन थी, सबका यूज हो चुका है, जिसमें हमने कुछ जर्नल एंट्री की फॉर्म में यूज किया। सारी जर्नल एंट्री को एक जगह इकट्ठा कर लो पहले, बहुत सारी जर्नल एंट्री बन गई ना। ओके, उसके अलावा हमने बनाया कैपिटल अकाउंट और हमने बनाया बैलेंस शीट, जिसमें हमने रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड कर ली। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बना नहीं रहे, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको रिवैल्यूएशन से कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हुआ है? तो इसको चेक करने का एक तरीका है। अब मैं रफ में लिख लिया मैंने लॉस और प्रॉफिट। अच्छा, अब आप कहोगे तो जर्नल एंट्री क्यों बनाई, अकाउंट ही बना लेते जब डायरेक्ट निकालना था। तो मैंने कहा क्वेश्चन की आस्क इस बार जर्नल एंट्री की थी, तो जर्नल एंट्री तो बनानी ही पड़ती। अब अकाउंट हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, वरना टाइम खराब होता। अब सीधा सीधा यहां से देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार डेबिट में 5,000 है, तो डेबिट साइड मतलब लॉस वाली साइड 5,000 लिख लो। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार 600 रुपए से क्रेडिट हुआ, क्योंकि कुछ डेटर हमें पे नहीं करने थे। फिर रिवैल्यूएशन 3,000 रुपए से डेबिट हुआ, फिर रिवैल्यूएशन 1,000 रुपीज से डेबिट हुआ, और फिर रिवैल्यूएशन 10,000 रुपीज से डेबिट हुआ। बच्चों मैं भी आपको इसको बड़ा करके दिखा दूंगा, तो यही अमाउंट निकल कर आएगा। ठीक है, ये सारी एंट्री एक साथ लिख ली थी मैंने। अब देख लो, एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है 5,000 से, फिर एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है 600 से, तो उधर लिख दिया था मैंने 600 दूसरी साइड। बाकी हर बार डेबिट डेबिट डेबिट, तो मैंने इसलिए डेबिट डेबिट में लिख रखा है। अब आप नेट अमाउंट चेक करो, लॉस ज्यादा हुआ है, क्योंकि लॉस तो कई बार हो गया। लॉस का टोटल करोगे 5 3 8 और 1 9, 19,000 का टोटल लॉस, और प्रॉफिट सिर्फ 600 का, तो नेट लॉस कितने का हुआ 18,400।
और जो भी लॉस होता है वो पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3। तो बांटो बच्चों 18,400 को ओल्ड रेशियो में, लॉस को बांट कर लिखते हैं 18,400 लॉस बांटो। अगर आप लॉस बांटोगे तो किधर की तरफ बांटोगे सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बढ़ता है लॉस, क्योंकि जितने भी पार्टनर होते हैं उनके अकाउंट में डेबिट साइड जाता है लॉस। तो हमने कहा ठीक है, एक्स और वाई की कैपिटल को डेबिट कर देते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और नरेशन लिख देते हैं बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड 100 और 6900। तो लिख देते हैं बच्चों 11,500 6900 और टोटल आ गया कितना? 18,400। क्योंकि ये लॉस है तो कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, तो कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट साइड 11,900 11,500 और 6900 11,500 और 6900। ये क्या है? रिवैल्यूएशन लॉस। अब क्या करना है? इसका भी टोटल कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों आपके पास एक्स का अमाउंट आएगा, इस अमाउंट में से दोनों बैलेंस माइनस करने के बाद 72625 और 33175 में से ये बैलेंस माइनस करते हैं तो 25375। ये नई कैपिटल है। नई कैपिटल नई बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड की जाती है। तो आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। जेड का अमाउंट तो 20,000 है, बाकी दोनों को एक बार फिर देख लेते हैं। 72625 और y का अमाउंट है 25375। तो आप भी करो टोटल, हम भी करते हैं और मिलते हैं 1 मिनट में। आपका आंसर प्रेजेंट है 1,49,000 लाइबिलिटी साइड का टोटल और 1,49,000 एसेट साइड का टोटल। दोनों तरफ का टोटल मैच ही कराना होता है, और जैसे ही आपका आंसर अपने आप मैच हो जाए तो एग्जाम में वेरीफाई हो जाएगा कि आपने पूरा क्वेश्चन ठीक किया है। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके का कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन लाएंगे जिसमें आपको जर्नल एंट्री की भी प्रैक्टिस करनी पड़ जाए, या फिर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट आ जाए, या फिर कैपिटल एडजस्टमेंट आ जाए। मुझे भी नहीं पता मैं क्या लेकर आ जाऊँ अगली वीडियो में आपके लिए, पर लाऊंगा अकाउंट का क्वेश्चन ही, और तो कुछ नहीं लाऊंगा। तो आप जुड़े रहें वीडियो को। अगर नहीं ठीक है जी, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।